नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिज्ञासु भारतीय में, जहां पे हम भारत से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हाल ही में शुरू हुए किसान आंदोलन, जिसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दोस्तों, दरअसल ये लास्ट वीडियो का ही सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के बारे में जाना था, जिसकी शुरुआत दरअसल भारत सरकार के सितंबर 2020 में 3 कृषि कानूनों के पारित करने से होती है। किसानों के कुछ संगठन, खास तौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के संगठनों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था और उनका कहना था कि भारत सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून किसान विरोधी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को सस्पेंड कर दिया था और एक कमेटी का गठन किया था, जिसे यह आदेश दिया गया कि वो किसानों की समस्याओं को सुने और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। इसी दौरान मोदी सरकार किसान आंदोलन के प्रेशर में आ जाती है और 29 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल दोनों सदनों से पारित करवा देती है, जिससे कि किसान आंदोलन 1.0 का अंत हो जाता है। बाद में मार्च 2022 में यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया था, उसके रिपोर्ट के अनुसार 86% किसान तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में थे। खैर, दिन बीतता है और तारीख आती है 13 फरवरी 2024। किसान फिर से आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, जिसे पिछले आंदोलन का ही सीक्वल यानी कि किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है किसानों की मांग, क्या है सरकार और किसानों का पक्ष, और क्यों बार बार पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंदोलन की शुरुआत 12 फरवरी को किसान और सरकार के बीच हुई 5 घंटों की फील्ड डिस्कशन के बाद होती है। किसानों ने 12 मांगे सरकार के समक्ष रखी थी, जिसमें मुख्य मांगों पर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी। तो बस किसानों ने 13 फरवरी से आंदोलन करने का निर्णय लिया और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। दोस्तों, इस प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि 150 से अधिक किसान संगठनों का एक मंच है, और किसान मजदूर मोर्चा, जिसे अन्य 100 किसान संघों का समर्थन प्राप्त है, ये दोनों संगठन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के करीब 250 संगठन इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, किसानों ने सरकार से 12 मांगे की हैं, जिनमें से हर फसल की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लीगल गारंटी, एमएसपी डिसाइड करने में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को इंप्लीमेंट करना और भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाना, ये 3 प्रमुख मांगे हैं। इन तीनों मांगों के अलावा किसानों की 10 और मांगे हैं, जिनमें से किसानों के लोन को माफ करना, 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिलना और मनरेगा में 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 200 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलना जैसी मांगे भारत सरकार के लिए पूरा करना असंभव जैसा लग रहा है। तो अब हम ये समझते हैं कि एमएसपी क्या है, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश क्या कहती है, और मौजूदा स्थिति में जो किसान मांग कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, और भारत सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना क्यों असंभव जैसा लग रहा है। दोस्तों, एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसका मतलब यह है कि सरकार एक प्राइस तय करती है जिस प्राइस पे सरकार किसानों से उनकी उपज को खरीदती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, एमएसपी दरअसल सरकार द्वारा किसानों के लिए एक शील्ड का काम करता है। अगर किसी वर्ष किसी फसल की पैदावार ज्यादा हो जाए तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से किसानों की उपज की कीमत गिर जाएगी, और अगर ये गिरावट तय एमएसपी रेट से भी नीचे चली जाए तो किसान नुकसान बचाने के लिए सरकार को एमएसपी के रेट पे अनाज बेच देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार मौजूदा वक्त में एमएसपी कैसे डिसाइड कर रही है। तो दोस्तों, सरकार बुआई के मौसम के शुरुआत में ही कुछ निश्चित फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थ मूल्यों की घोषणा कर देती है, जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसीपी कहते हैं, उनके रिकमेंडेशन के बेस पे करती है। दोस्तों, सीएसीपी एमएसपी की गणना करने के लिए फसलों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करती है। किसी भी फसल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला A2+FL होता है, जिसमें A2 किसानों द्वारा एक्चुअल में खर्च किया हुआ पैसा होता है, जैसे कि किसान बीज, खाद, पेस्टिसाइड, फ्यूल खरीदते हैं, किसी लेबर को हायर करते हैं या किसी मशीनरी को रेंट पर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में उन्हें पहले अपने जेब से खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे खर्च को A2 कहते हैं। फिर FL का मतलब होता है कि अनपेड फैमिली लेबर,
दोस्तों, किसान और किसानों का परिवार फसल की बुवाई से लेकर फसल के बिकने तक खुद काम करता है और उस वक्त के दौरान उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। तो किसान परिवार के उस वक्त के दौरान किए गए लेबर का कॉस्ट एफएल होता है। तो इस प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसी भी फसल को उगाने की लागत एक्चुअल कॉस्ट जो कैश में दिया गया है प्लस अनपेड फैमिली लेबर कॉस्ट होता है। सीएसीपी के रिकमेंडेशन के हिसाब से एमएसपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना होना चाहिए, यानी कि किसानों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, किसान तो एमएसपी के मूल्यांकन में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने को कह रहे हैं। तो क्या है स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश? दोस्तों, स्वामीनाथन कमेटी एमएसपी का मूल्यांकन करने के लिए C2 को कैलकुलेट करती है। दोस्तों, C2 दरअसल किसानों के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करने का एक विस्तृत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट है। C2 का फॉर्मूला A2 प्लस FL प्लस OC होता है। दोस्तों, इस फॉर्मूले में A2 और FL तो हम जानते हैं कि एक्चुअल खर्च हुआ कैश और अनपेड फैमिली लेबर कॉस्ट होता है। यहाँ पर OC मेरे द्वारा कंसीडर किया गया एक नॉमनक्लेचर है, जो कि बेसिकली एक फैक्टर है जिसे आप कोई भी नॉमनक्लेचर दे सकते हैं। तो OC यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर्शाता है। कैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? दोस्तों, किसान अपने पैसे को खेती में लगाता है जिस पे उसे इंटरेस्ट मिल सकता था। किसान अपने जमीन को यूज करता है जिस पे उसे किराया मिल सकता है। तो ओसी खेती में लगी किसान की फिक्स्ड एसेट पे मिल सकने वाला इंटरेस्ट या किराए को दर्शाता है। तो स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से एमएसपी C2 का 1.5 गुना होना चाहिए। तो दोस्तों, स्वामीनाथन कमेटी और सीएसीपी के एमएसपी कैलकुलेशन में किसान को फिक्स्ड एसेट पे मिल सकने वाले रेंट या इंटरेस्ट का फर्क है। दोस्तों, कृषि मंत्रालय के प्रेस रिलीज के अनुसार भारत सरकार ने 22 फसलों पर एमएसपी को अनाउंस किया था। दोस्तों, इस प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी दिया जाता है वो ये इंश्योर करता है कि किसानों को जो रिटर्न मिले वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मिनिमम 50% हो, यानी कि 50% ऑफ A2 प्लस FL। एमएसपी को जारी किए हुए 22 फसलों में से 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं। इसके अलावा 2 अन्य फसलें कोपड़ा या सूखा नारियल और जूट भी शामिल है। दोस्तों, इस प्रेस रिलीज के अनुसार गेहूं और चावल को स्टेट एजेंसीज या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के लिए तय एमएसपी रेट पर किसानों से खरीदती है। इसके अलावा सरकार दलहन, तिलहन और कोपड़ा को भी पीएम आशा योजना के तहत खरीदती है। दोस्तों, सरकार ने वर्ष 2022-23 में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था किसानों से अनाज खरीदने में, जबकि वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा केवल 1.06 लाख करोड़ का था। इसके अलावा गन्ने के लिए सरकार FRP यानी फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस जारी करती है, जो कि A2 प्लस FL का 107% तक होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अगर किसानों की मांगों को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा और उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा। दोस्तों, किसानों की 12 मांगों में से 4 मांगों का इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा और ये 4 मांगे हैं: एमएसपी का हर फसल पे लागू होना, कर्ज माफी, हर महीने 10,000 की पेंशन और मनरेगा योजना में 200 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। वहीं भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट से बाहर होने का इफेक्ट इनडायरेक्ट होगा, जिससे कि कई चीजों का खरीदना और बेचना जो हम एक दूसरे देशों के बीच में करते हैं वो दोनों ही मुश्किल हो जाएगा और अंततः महंगाई बढ़ जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर एमएसपी पर कानूनी सुरक्षा सारी फसलों पे न लग के मौजूदा समय में केवल 23 फसल जिसमें गन्ना भी शामिल है अगर उस पर लग जाए तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ेगा? इसका उत्तर इंडियन एक्सप्रेस में छपे पुष्पेंद्र सिंह जी के आर्टिकल में छुपा हुआ है। दोस्तों, ये आर्टिकल मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये आर्टिकल मुझे एमएसपी के सबसे ज्यादा समर्थन में लगी। तो इस आर्टिकल के हिसाब से भारत में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का पैदावार इन 23 फसलों में होता है, जिसमें से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का पैदावार किसान या तो खुद के लिए रख लेता है या तो वो खराब हो जाती है। तो केवल 10 लाख करोड़ रुपए का ही पैदावार किसानों द्वारा बेचा जाता है, जिसमें से सरकार करीब 4 से 5 लाख करोड़ की पैदावार को खरीदती है और प्राइवेट प्लेयर 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की पैदावार को खरीदते हैं। दोस्तों, मार्केट मूल्य तय एमएसपी रेट से करीब 20 से 25% कम होता है, जिसपे प्राइवेट प्लेयर किसानों से अनाज खरीदते हैं। तो मान लीजिए अगर एमएसपी के लीगल हो जाने की वजह से सारे प्राइवेट प्लेयर किसानों से अनाज नहीं खरीदते
और सरकार को सारा अनाज खरीद के मार्केट में रेट पे ही अगर प्राइवेट प्लेयर को बेचना पड़े तो भी सरकार को 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के अमाउंट पे ही 20 से 25% का लॉस होगा। यानी मैक्सिमम लॉस 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसका मतलब अगर भारत को एमएसपी की लीगल गारंटी को 23 फसलों पर इंप्लीमेंट करना है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार को उठाना पड़ेगा। वहीं अगर हम मनरेगा योजना की बात करें तो किसान इस योजना में बदलाव की सिफारिश कर रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा स्थिति में भारत सरकार गांव में रहने वाले लोगों को 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी 230 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देती है। 230 रुपए का आंकड़ा राज्य सरकारों के हिसाब से बदलता रहता है। वहीं किसान इस योजना के तहत 200 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मांग कर रहे हैं। इसका मतलब किसान नंबर ऑफ डेज को 2 गुना करना चाह रहे हैं और जो रेट उन्हें मिल रहा है उसे 3 गुना करना चाह रहे हैं। उस हिसाब से किसानों की डिमांड के तहत मनरेगा का बजट 6 गुना हो जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार इस साल 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा योजना के तहत खर्च करने वाली है। तो अगर किसान की इस मांग को भारत सरकार को मानना है तो उसे 4.3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा किसान भारत सरकार से 10,000 से ऊपर के जितने भी लोन है उन्हें माफ करने के लिए डिमांड कर रही है। दोस्तों, टोटल आउटस्टैंडिंग लोन जो किसानों द्वारा लिया गया है वो 18.4 लाख करोड़ रुपीस का है। तो अगर भारत सरकार को किसानों की इस डिमांड को पूरा करना है तो उसे 18.4 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, किसान संगठनों ने भारत में रहने वाले 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले खेतिहर मजदूर या किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति महीने, जो कि 1.2 लाख रुपए प्रति ईयर होता है, उसके पेंशन की मांग की है। दोस्तों, भारत की 10.5% आबादी 60 या उससे अधिक उम्र वाली है, जो कि 14.9 करोड़ लोग होते हैं। उन 14.9 करोड़ में से 70% आबादी गांव में रहती है, जिनकी कुल आबादी होती है 10.43 करोड़ लोग। अब इस गांव में रहने वाले आबादी का भी 70% आबादी खेती को अपना मुख्य सोर्स ऑफ इनकम मानती है। तो अगर 10.43 करोड़ लोगों का 70% निकाला जाए तो वो 7.3 करोड़ लोग होंगे। तो अगर 7.3 करोड़ लोगों को 1.2 लाख रुपीस पर ईयर दिया जाए तो वो 8.76 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय खर्च भारत सरकार के लिए उठाना पड़ेगा। अगर किसानों की सारी मांगों में लगने वाले खर्च का टोटल किया जाए तो ये 32.76 लाख करोड़ रुपया होगा। अगर आपको ये अमाउंट कितना बड़ा है ये समझना है तो आप इसे इस तरह समझिए कि भारत का बजट ही करीब 45 लाख करोड़ रुपए का है और उस 45 लाख करोड़ में से भी भारत सरकार को जो राजस्व मिला है, यानी कि जो उसका इनकम हुआ है, वो 30 लाख करोड़ के करीब है और 14 से 15 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने उधार लिया हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किसानों की मांग को पूरा करने में आने वाला खर्च भारत सरकार के इनकम से भी ज्यादा है और ये भारत के कुल बजट का लगभग 72% हिस्सा है। तो इसलिए किसानों की सारी मांग को मानना भारत सरकार के लिए असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद भारत के पास अन्य काम जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों के लिए पर्याप्त बजट ही नहीं बचेगा। दोस्तों, हमने हाल के किसान आंदोलन और 2020 और 21 में हुए किसान आंदोलन में देखा कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज्यादातर आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह? दोस्तों, भारत में एवरेज रूप से सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास है। हालांकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के किसानों के पास भी बड़ी जमीनें हैं, पर वे जमीनें या तो पहाड़ी क्षेत्र में आती है या तो फिर वे अनुपजाऊ जमीनें हैं। और हरित क्रांति के बाद से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में गेहूं और चावल की पैदावार भी ज्यादा होती है और इन फसलों को एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो अगर 3 कृषि कानून पारित हो जाता तो कोई भी किसान कहीं भी और किसी भी राज्य में अपना अनाज बेच सकता था। तो पंजाब और हरियाणा के किसान को ऐसा लगा कि उन्हें नुकसान होगा। इसके अलावा अगर एमएसपी की लीगल गारंटी मिल जाए तो ये किसान फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दोनों ही आंदोलन में जम के हिस्सा लिया। तो ये है इस वीडियो का अंत दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जिज्ञासु भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।